Good evening, students. After completing profit volume ratio, we move to next part of our chapter, break even point. One of the most important part of the chapter, and you will find number of numericals that have been asked in your exams related to break even point. But one thing I would like to say, before understanding break even point, it is better that you watch my previous videos in which I have discussed in detail regarding profit volume ratio or you can say PV ratio. जब हम ब्रेक इवन पॉइंट को हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे, आगे क्लासेस में स्टडी करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि जब तक हम पीवी रेशियो नहीं कैलकुलेट करते ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकलता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जब हम धीरे धीरे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब फिर हमें ये महसूस होगा कि नहीं भाई, हमें पीवी रेशियो तो आना ही चाहिए। जब तक पीवी रेशियो नहीं आता तब तक हमसे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं मिलता है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। ब्रेक इवन पॉइंट, अगर हम बुक की बात करें, बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, और से मैं लिख देता हूं दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल। बुक में ऐसे लिखा है दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल एट विच फर्म earns no profit and no loss। यहां पे बेटा इस चीज पे ध्यान देना, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन या सेल जहां पे फर्म को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो यहां पे दो शब्द है, प्रोडक्शन, सेल। जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब न्यूमेरिकल में हमारा आंसर यूनिट्स में आएगा, और जब हम सेल की बात करेंगे तो हमारा आंसर रुपीस में आएगा। इसको आप समझिए, कितने रुपए के गुड्स बेच दें कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक, कितने रुपए के गुड्स बेच दें कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ये सेल की बात हो गई। जब हम यूनिट्स की बात करते हैं, कितने यूनिट्स गुड्स बेच दें कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मतलब इससे एक यूनिट भी ज्यादा बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इससे एक यूनिट भी कम बेचेंगे तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। इसको पहले ग्राफिकली समझते हैं है क्या। ठीक, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के ग्राफ को समझने से पहले मैं आपको दूसरा एक ग्राफ समझाना चाहता हूं, समझिएगा। हम पहले भी इस तरह के ग्राफ के बारे में बात कर चुके हैं। यह है हमारा एक्स एक्सिस, यह है हमारा वाई एक्सिस, ये पॉइंट 0। वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट से, या आप अमाउंट कह लो, और एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट से, या आप क्वांटिटी भी कह सकते हो। मैंने आपको यह बताया था, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। यह है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल चलती है। मैंने बताया था प्रोडक्शन 0 है तब भी इतना खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हुई तब भी उतना ही खर्चा है, प्रोडक्शन और ज्यादा हुई
फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं होने वाला। फिर मैंने आपको यह बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है, जैसे जैसे प्रोडक्शन होती चलती चली जाएगी वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट इंकर होती चलती चली जाएगी। मोर द प्रोडक्शन मोर इज द फिक्स कॉस्ट, सॉरी, मोर द प्रोडक्शन मोर इज द वेरिएबल कॉस्ट, लेस द प्रोडक्शन लेस इज द वेरिएबल कॉस्ट, बट फिक्स कॉस्ट remains constant at all levels of production irrespective of any production. Production is nil, fixed cost is there. Production starts, the fixed cost are still there. आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्या है, जीरो प्रोडक्शन जीरो विल बी द वेरिएबल कॉस्ट। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितनी कम प्रोडक्शन करोगे उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कहां से शुरू होता है, यहां से, जीरो से। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बेटा क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये आपको बताया था। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये चीज मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के इंट्रोडक्शन में बताई थी, वहां पे ये चीज हम लोगों ने क्लियर करी थी। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्शन जीरो यूनिट है तो टोटल कॉस्ट तो यहां से शुरू होगी ना, इस पॉइंट से, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। जैसे टोटल कॉस्ट का ग्राफ हमेशा यहां से आता है, ये बात क्लियर। तो दिस इज आर टोटल कॉस्ट। ठीक, ये तो हमने समझा कॉस्ट का रिलेशन, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट का ग्राफ कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की, ग्राफिकली इसको समझेंगे। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। आपको बताया y एक्सिस पे क्या होता है, कॉस्ट कह लीजिए या अमाउंट कह लीजिए, x एक्सिस पे यूनिट्स या क्वांटिटी। आपको मालूम है फिक्स कॉस्ट ये है हमारी फिक्स कॉस्ट, a cost that remains constant or same at all levels of production। हमारी टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होती है, दिस इज आर टोटल कॉस्ट। ये आपको समझाया था, टोटल कॉस्ट वो पॉइंट होता है जो कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। अब a point of production or sale at which a firm earns no profit no loss, मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे बिजनेस फर्म को ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो सेल्स बेटा, सेल्स भी, रेवेन्यू लाइन भी यहीं से स्टार्ट होती है, जीरो से ही, क्योंकि जब आप गुड्स बेचोगे तभी तो रेवेन्यू होगा, बिना बेचे कोई रेवेन्यू नहीं होता। मोर द सेल्स more will be the revenue, less the sales less will be the revenue। तो इसलिए हमारी सेल्स का ये यहां से स्टार्ट होता है और ये कुछ नहीं बनता है, दिस इज आर सेल्स ग्राफ। आप इस पॉइंट पे देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सेल वाले मार्जिन ने टोटल कॉस्ट की मार्जिन को इंटरसेक्ट करती है, काट दिया। ठीक है, सेल्स वाली लाइन ने टोटल कॉस्ट की लाइन को काट दिया। इसके पहले आप देखो,
सेल नीचे था, टोटल कॉस्ट ऊपर थी। ठीक है, इस पॉइंट से पहले आप देखो टोटल कॉस्ट ऊपर है और नीचे क्या है, सेल्स। मैं इसको डार्क कर देता हूं टोटल कॉस्ट को। इस पॉइंट से पहले टोटल कॉस्ट ऊपर है, सेल्स नीचे है। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या था, LOSS, लॉस। और इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हो सेल्स मार्जिन ऊपर है, टोटल कॉस्ट की मार्जिन नीचे है, तो ये सारा का सारा क्या है, प्रॉफिट। ये बात क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से आता है, प्रोडक्शन और सेल्स। जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूनिट्स में आता है, जब हम सेल की बात करते हैं तो रुपीस में आता है। अगर हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ देखें तो इसका मतलब यहां पे हमें यूनिट्स मिल रहे हैं, मतलब कंपनी कितने यूनिट्स बना करके बेच दे कि उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और वहीं पे अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमाउंट। देखा, तो ये चीज जब हम y एक्सेस पे देखते हैं तो रुपीस में हमारा आंसर आ जाता है, और जब हम x एक्सेस पे देखते हैं तो हमारा यूनिट्स में आंसर आ जाता है। प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन किससे रिप्रेजेंट करती है, यूनिट से। तो ब्रेक इवन पॉइंट, यहां से ये चीज क्लियर होती है, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो आंसर दो तरह से आएंगे, एक रुपीस में और एक यूनिट्स में। हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी सीखनी है। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्लेनेशन पार्ट। हम अगली क्लास में ब्रेक इवन पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तब हम जो है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी ब्रेक इवन पॉइंट हमें यह समझ में आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों कहते हैं। मतलब ये पॉइंट जो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक, जब हम यहां पे बात करते हैं ये है ब्रेक इवन पॉइंट, किसमें, यूनिट्स में। जब हम यहां पे देखते हैं तो ये हमारा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट किसमें, रुपीस में। क्लियर। तो वो पॉइंट जहां पे कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, मतलब इससे 1 रुपए भी ज्यादा हुआ तो कंपनी को प्रॉफिट, इससे 1 रुपए भी कम हुआ तो कंपनी को लॉस, या 1 यूनिट भी ज्यादा बेचा तो कंपनी को प्रॉफिट, 1 यूनिट भी कम बेचा तो कंपनी को लॉस। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर टुडे।